स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस वीडियो में, जहां पर हम रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहे हैं और एक वीडियो सीरीज के द्वारा आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से आप रियल एस्टेट के बारे में जानेंगे। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और काम ऑलरेडी कर रहे हैं रियल एस्टेट में तो भी ये वीडियो आपके लिए, और अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं रियल एस्टेट कंसल्टेंसी सर्विसेज में और एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और इसी सीरीज में इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट की बेसिक टर्मिनोलॉजीज के ऊपर। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि रियल एस्टेट का क्या फ्यूचर है इंडिया में, स्पेशली किस तरह से रियल एस्टेट बूम करने वाला है इंडिया में, और वो डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात भी हमने की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर के जरूर देखिए, क्योंकि उसको जाने बिना आपका कन्विक्शन इस इंडस्ट्री में नहीं आने वाला है। तो आप उसको जरूर देखिए। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उन जार्गन्स की, उन बातों की जो रियल एस्टेट में बोली जाती हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं। अगर आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और आप पहले से भी काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए उपयोगी रहेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है कि बेसिक्स में क्या क्या शब्द बोले जाते हैं, क्योंकि क्लाइंट के पास बहुत सारी नॉलेज हो सकती है और वो आपसे अगर उसी टर्मिनोलॉजी में बात करे तो आपको भी आना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं इस बेसिक टर्मिनोलॉजीज के साथ साथ मैं आज को आपको एक बोनस टिप देने जा रहा हूं इस वीडियो की शुरुआत में ही, और वो टिप आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप रियल एस्टेट कंसल्टेंसी में आना चाहते हैं या सर्विसेज देना चाहते हैं तो आपको आज ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप रियल एस्टेट में एक ब्रोकर बनना चाहते हैं या एक कंसल्टेंट बनना चाहते हैं। इसमें डिफरेंस क्या, आप बोलेंगे दोनों एक ही तो है, ब्रोकर भी किसी को घर दिलाता है, कंसल्टेंट भी घर दिलाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर, और आज मैं आपको डिफरेंसेस बताने वाला हूं। तो अगर आप रियल एस्टेट कंसल्टेंसी सर्विसेज में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझना होगा। ब्रोकर को अगर मैं बात करूँ सरल भाषा में, हिंदी में, तो एक किसी भी काम को के बीच में काम करने वाला एक व्यक्ति, जो ब्रिज को बनाने वाला एक व्यक्ति के तौर पे देखा जाता है। और कंसल्टेंट की अगर मैं बात करूं तो उसको सलाहकार बोला जाता है। और सलाहकार का मतलब, जैसे डॉक्टर एक सलाहकार है, लॉयर एक सलाहकार है जो आपको सलाह देता है। तो कंसल्टेंट और ब्रोकर में इतना ही बड़ा डिफरेंस है। ना सिर्फ जब आप ये आइडेंटिटी को बदलेंगे, ब्रोकिंग वाली आइडेंटिटी को जब आप चेंज करेंगे ब्रोकर वाली आइडेंटिटी को, तो आप कंसल्टेंट की आइडेंटिटी को जब लाएंगे तो आपको आपकी सोच में भी बहुत फर्क पड़ेगा। और कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं ब्रोकर और कंसल्टेंट में जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिए, और लिखना चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो एक ब्रोकर और एक कंसल्टेंट का डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये डिफरेंस ना सिर्फ आपके माइंड में डिफरेंस को क्रिएट करेगा, बल्कि आपकी सर्विसेज में भी, आपके क्लाइंट से बात करने में भी, जब आप उसको प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, जब आप अपने बारे में बताएंगे, जब अपनी सर्विसेज के बारे में बताएंगे, तो वहाँ भी एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। एक डिफरेंशिएटर होगा ये थॉट प्रोसेस में आपके। एक ब्रोकर जो है वो अगर मैं आप बात करूँ तो आप उसे सलाहकार के रूप में नहीं देखते, जबकि कंसल्टेंट को आप सलाहकार के तौर पर देखते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, ये इसको आप सलाहकार मानते हैं और उसी अदब से आप उससे मिलते भी हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस आइडेंटिटी को आज सबसे पहले बदलने, इससे पहले कि हम रियल एस्टेट के बारे में और जानें। लेकिन आज क्योंकि आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, आज शुरुआत करके बिजनेस को बड़ा करने के लिए सोच रहे हैं, तो इसको सबसे पहले अपने दिमाग में बिठा लीजिए, और ये फाउंडेशन होगा आपके बिजनेस का। एक ब्रोकर हमेशा जो है वो लिमिटेड सर्विसेज देता है किसी भी क्लाइंट को। अगर आपको बड़ा बनना है इसके अंदर तो आपको एक कंसल्टेंट बनना है जिसकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा होती है, यानी उसकी सर्विसेज क्लाइंट को मिलने से लेकर के, फर्स्ट मीटिंग से लेकर के, ना सिर्फ सेल क्लोज होने तक होती है, बल्कि उसके बाद भी आफ्टर सेल्स में भी वो आपको असिस्ट करेगा। तो ये थॉट प्रोसेस डालना बहुत ज़रूरी है अपने अंदर कि आपका काम वहाँ ख़त्म नहीं हुआ जहाँ पर सेल हो गई। जैसे ही चेक आया तो आमतौर पे लोगों को लगता है चेक आ गया, बैंक हो गया, कैश हो गया, अब ठीक है, अब कुछ नहीं होने वाला। फिर मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि वो सर्विसेज देने पे फिर उनको एक बार मिलना या जाना भी भारी लगता है क्लाइंट से। बट ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि याद रखिए एक सेल नहीं होती, बल्कि कई सेल्स आपको वर्ड ऑफ माउथ से मिलने वाली है, आपकी सर्विसेज की वजह से मिलने वाली। तो आपको ना सिर्फ सेल क्लोज होने तक सर्विसेज देनी है, उसके बाद भी सर्विसेज देनी है। बहुत से लोगों को मैंने देखा फ़ोन नहीं उठाते, फिर वो अपने क्लाइंट्स का, कोई क्लाइंट को प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। तो एक कंसल्टेंट का थॉट प्रोसेस होता है कि वो अपने क्लाइंट को ना सिर्फ सेल होने तक बल्कि सेल होने के बाद भी सर्विसेज दे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोनों में डिफरेंस होता है, ज़्यादातर मैंने देखा लोग नीड एनालिसिस करते ही नहीं है, यानी कि क्लाइंट को क्या चाहिए वो ये समझते नहीं है। उसके पास जैसे कि इन फैक्टर्स को देखते नहीं है कि वो अभी रेडी टू मूव इन में लेना चाहता है या वो अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना चाहता है, उसके पास इनिशियल फंड कितना है, वो कितनी ईएमआई पे कर सकता है, उसके घर में कितने लोग हैं, उसके घर में कितने लोग और हो सकते हैं आने वाले 10 साल में।
तो ये सारी चीज़ें और ऐसे बहुत से, जब हम नीड एनालिसिस की बात करेंगे, जब हम इस वीडियो पे जाएंगे तो मैं और आपको क्वेश्चंस और पॉइंट्स बताऊंगा। तो लेकिन एक ब्रोकर ये सब समझता ही नहीं है, और लेकिन वही सिर्फ चीज़ें बताते हैं जो उनके पास बेचने को होता है। कंसल्टेंट हमेशा एक नीड एनालिसिस बल्कि फॉर्म फिल करते हैं और अपने क्लाइंट से पहले पूछते हैं कि वो किस तरह की, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनके पास पैसे कितने हैं, कितनी EMI में वो कंफर्टेबल होंगे, और उसके हिसाब से कोई ना कोई चीज़ उनको वो बना के देते हैं। और फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके लिए आपको किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, यानी एक ऐसे सर्विसेज प्लेटफॉर्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है जहां पर बहुत सारे बिल्डर हों। ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास, आप बड़ा काम करना चाहते हैं, अगर आप लिमिटेड एरिया में काम नहीं करना चाहते, क्योंकि एक ब्रोकर के पास एक लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही सेल करते हैं। इसके बाहर अगर कोई क्लाइंट मांग ले तो उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होता ही नहीं है। लेकिन अगर आप किसी बड़े ऑनलाइन सर्विसेज प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं तो आप भारत के किसी कोने में भी किसी भी डेवलपर के साथ आप काम कर सकते हैं, उस डेवलपर के प्रोजेक्ट को जान सकते हैं, उसके साथ आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, और ये आपको आपके बिजनेस को आपके फ़ोन से या आपके लैपटॉप से पूरे भारत में और भारत के बाहर भी पहुंचा देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं तो ऐसे एक रियल एस्टेट सर्विसेज प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़िए। इसके साथ ही साथ लिमिटेड इन्वेंट्री पे काम करते हैं ब्रोकर्स, उनके पास बहुत थोड़ी इन्वेंट्री होती है, ज़्यादा अगर क्लाइंट कुछ अलग से मांग ले तो उनके पास अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन मैंने आपको फिर बोला, अगर आप एक बड़े ऑनलाइन सर्विसेज प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं और आप वहाँ पर ज़्यादा डेवलपर, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को के साथ अटैच हो जाते हैं, तो आपके पास बहुत सारी इन्वेंट्री होगी सेल करने के लिए। तो फिर आप वो नहीं बेचेंगे जो आप बेचना चाहते हैं या जो आपके पास है, फिर आप वो सेल करेंगे जो क्लाइंट चाहता है। और अलग अलग क्लाइंट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आपने बहुत सारे क्लाइंट्स की बहुत सारी रिक्वायरमेंट को पूरा किया तो बदले में मिलेंगी आपको बहुत सारी सेल्स। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने आज आपको दिया है कि आपको एक ब्रोकर की तरह नहीं सोचना है, आपको एक कंसल्टेंट की तरह सोचना है, आपको एक मैच मेकर की तरह सोचना है, क्योंकि कुछ घर बने हुए हैं, कुछ घर बन रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ लोग घरों को ढूंढ रहे हैं। आपको सिर्फ उन लोगों को मिलाना है और उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। जहां आप ये काम कर देंगे वहां पर सेल हो जाएगी। तो आज से ही इसी वक्त से अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करिए, अपनी आइडेंटिटी को बदलिए और ब्रोकर की जगह कंसल्टेंट की तरह सोचिए।